संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए और संविधान के हिसाब से ही देश चले। तो चाइना ने 1000 किलोमीटर जगह हमारी ले ली। आज भी मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था, डेप्सांग जो जगह है वहाँ पे जो चारागाह थे, वो चाइना ने छीन लिए हमसे। पोज़ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं, बहादुर हैं, लेकिन अंदर से ये गुजराती जो मनुवादी मानसिकता के बिज़नेसमैन हैं, जो चाइना के साथ मिलकर बिज़नेस कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं, ये सरकार जो है उनके इशारों पे चल रही है। बड़ी-बड़ी धर्म संसद की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम दूसरी पार्लियामेंट बनाएँगे, हम देश का संविधान दूसरा बनाएँगे, हम मनुस्मृति के हिसाब से जिस मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में जला के ये संविधान हमें दिया था, उसको इस संविधान को ख़त्म करके वो दोबारा मनुस्मृति बनाना लाना चाहते हैं। आरएसएस के टच में नहीं है या आरएसएस के कंट्रोल में नहीं है, उसको किस तरीके से मिसगाइड किया जाए। आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो तो हैं ही आरएसएस के ही, और बीजेपी का तो कहना ही क्या। जो ये इनके बड़े-बड़े धन्ना सेठ जो हैं, उनको 25 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन जो है इन्होंने माफ़ कर दिए हैं, या 25 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन चुरा चुके हैं। क्योंकि बाबा साहब के नाम से ही बहुजनों को धोखा दिया जा सकता है और उनके वोट लिए जा सकते हैं। तो धोखा देने के लिए बाबा साहब की तस्वीर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिल में सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर किसी व्यक्ति से है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम आपकी एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, चाहे वो बहुजन हो या फिर देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, जो सरकारी मदद चाहता है और जो असमर्थ है मोटी फीस देने के वकीलों को, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं एडवोकेट महमूद पराचा साहब, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत-बहुत। तो सर ये जानेंगे कि तमाम जो आपका कार्य है, आप वकील हैं एक और जब भी आपका नाम आता है तो एक घूँट आदमी ज़रूर उतारता है कि भई ये जो मामला है महमूद पराचा साहब लड़ने जा रहे हैं। तो ये बताएँ सर तमाम जो वकील हैं वो फ़ीस लेते हैं लाखों की, आप बहुजनों के लिए एक निःशुल्क एक तरह से सेवा कहेंगे आप कर रहे हैं। क्या इसके पीछे और क्यों ऐसा आपने सोचा? उसका एक रीज़न तो पीछे आपको नज़र आ ही रहा है, और उसके ऊपर भी देख लें, ये 2 रीज़न हैं। थोड़ा-सा दर्शकों को अगर आप शुक्र बता को दीजिए। देखें, ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और नीचे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो है, जो भारत का संविधान बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और ये एक ऐसा संविधान बनाया है, जो दुनिया के जो सब बड़े-बड़े धर्म हैं, वो इंसान के ऊपर बराबरी और इंसाफ के का ही सोशल मैसेज देते हैं। इस्लाम का भी यही सोशल मैसेज है, क्रिश्चियनिटी का भी यही है, बुद्धिज़्म का भी यही है, सिखिज़्म का भी यही। तो ज़्यादातर बड़े-बड़े जितने भी धर्म हैं, वही मैसेज देते हैं, और वही भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, जिसमें आर्टिकल 14 बनाया, जो ये कहता है कि सभी इंसान बराबर हैं और उनके साथ सरकारें जो हैं बराबरी का ट्रीटमेंट करेंगी। तो हम लोग क्योंकि देश की जनता है, देश के मालिक बनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें, तो मालिकों का ये फ़र्ज़ है कि अपने घर जो कि देश है, उसकी हिफ़ाज़त करें और उसको उस तरह से चलाएँ जिस तरीके से चल सबका बराबर का हक साबित भी हो और सबको बराबर का हक मिले। वकील कम्युनिटी जो है वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होती है। तो जो जुडिशियल कम्युनिटी है, जिसमें जजेस और जिसमें वकील ख़ास तौर पे शामिल हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है ये सबसे ज़्यादा कि वो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए और संविधान के हिसाब से ही देश चले, ऐसी कार्रवाई करें। तो जो वकील जितना अच्छा होगा, वो उतने ज़्यादा प्रो बोनो केस करेगा, मेरा ये मानना है। वकील एक तरह से हम भी बड़ी-बड़ी फ़ीसें लेते हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स पे कर सकते हैं उनसे। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं, उनका काम भी हम उतनी ही ईमानदारी से करते हैं या ज़्यादा दिल लगा के करते हैं, जिनका हम प्रो बोनो करते हैं, जो फ़ीस नहीं दे सकते। तो सर अभी जो है कई बार ये भी सुनने में आता है कि संविधान खतरे में है। तमाम ऐसे लोग जो पैरोल पे बाहर आ जाते हैं या फिर उनकी सज़ाएँ छोड़ दी ख़त्म कर दी जाती हैं, चाहे वो बिल्किस बानो का हो या फिर अभी जो राम रहीम रहे वो उनको भी पैरोल पे बाहर कर दिया। कहीं न कहीं ऐसा क्योंकि आप लॉयर हैं, एक सीनियर लॉयर हैं, तमाम केसेज़ देखते हैं। आपको लगता है कि संविधान खतरे में है क्योंकि एक एक तबका अगर हम बहुजनों की बात कर लें तो ऐसा उनको फ़ील होता है और ऐसे तमाम एक
समाज के अंदर बँटवारा देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? ये सबसे बड़ी बात ये है कि संविधान खतरे में है और सबसे ज़्यादा खतरे में है अभी जो चीन ने। संविधान क्या है हमारा? संविधान की पहली 2 धाराएँ क्या हैं? भारत और देश की टेरिटरी डिफाइन कर रखी है, जो किसी भी हालत में चेंज नहीं हो सकती। तो चाइना ने 1000 किलोमीटर जगह हमारी ले ली। आज भी मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था, डेप्सांग जो जगह है, वहाँ पे जो चारागाह थे, वो चाइना ने छीन लिए हमसे। तो संविधान इतने बड़े खतरे में, सबसे बड़े खतरे में तो चाइना की तरफ से है, जो हमारी अभी के अभी 1000 किलोमीटर जगह खा गया, उससे पहले 62 में भी खा चुका। तो पहली चीज़ तो देश के हर एक नागरिक की ये होनी चाहिए कि चाइना में जो आज हो रहा है, जो चाइना हमारी देश की धरती खा रहा है, संविधान पे हमला कर रहा है, उसको बचाने के लिए पूरा देश खड़ा हो, क्योंकि ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, ये सिर्फ़ एक पोज़ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं, बहादुर हैं, लेकिन अंदर से ये गुजराती जो मनुवादी मानसिकता के बिज़नेसमैन हैं, जो चाइना के साथ मिलकर बिज़नेस कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं, ये सरकार जो है उनके इशारों पे चल रही है और चाइना को देश के ऊपर हावी करा रही है। ये सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद वो खतरे भी हैं, जो आप लोग बता रहे हैं या जिसकी ज़िक्र आप लोग कर रहे हैं कि जो आरएसएस और मनुवादी ताकतें हैं देश में, वो ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम भारत का संविधान बदलेंगे, मनुस्मृति के हिसाब से देश चलाएँगे और इसके लिए बड़ी-बड़ी धर्म संसद की जा रही है। जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम दूसरी पार्लियामेंट बनाएँगे, हम देश का संविधान दूसरा बनाएँगे, हम मनुस्मृति के हिसाब से जिस मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में जला के ये संविधान हमें दिया था, उसको इस संविधान को ख़त्म करके वो दोबारा मनुस्मृति बनाना लाना चाहते हैं। तो ये संविधान को खतरा ही तो है सबसे बड़ा। क्योंकि देश के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो ये कहते हैं कि ना घुसा है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है। ऐसे स्टेटमेंट कई बार आ चुके हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी इस चीज़ का खंडन करती है। तो जो जनता है वो कैसे जागरूक, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत अहम भूमिका है आज भी, चाहे उसको गोदी मीडिया कहा जाने लगे या बायस मीडिया कहा जाने लगे। कैसे जनता समझे, और क्योंकि जो देश के प्रधान सेवक हैं वही ये कह रहे हैं कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, इस टाइप से। यही तो संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला या खतरा है कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो देश की जनता के साथ इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और झूठों की एक लंबी फ़हरिस्त है। लेकिन सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि चाइना हमारी 1000 किलोमीटर जगह खा गया। उसके बाद भी वो किस साज़िश के तहत, किस अपने ज़ाती फ़ायदे की वजह से या अपनी एक झूठी छवि बनाने के लिए, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इतना बड़ा झूठ बर बोल रहे हैं जो कि सेना कह रही है कि हाँ, 1000 किलोमीटर जगह चली गई, जो वहाँ पे कॉर्पोरेटर हैं लद्दाख में। वो खुद कह रहे हैं, वो जो वहाँ के नुमाइंदे हैं पीपल जो लोगों ने चुन के भेजा, ये वो कह रहे हैं। तो सबसे बड़े दुःख की बात यही है ना कि जब से ये एक और मज़ेदार बात ये है कि जब से ये सरकार आई, तब से ही चाइना के हौसले काफ़ी सालों बाद इतने दोबारा खुले हैं, वरना ऐसी बात नहीं थी। और ये हौसला अपने आप नहीं खुल गया है। ये तब खुल गया है कि अब हमारे देश की सेना जो है ना, वो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और अगर उनको फ्री हैंड दिया जाएगा, तो वो चाइना को मेरे ख़्याल से बहुत जल्दी अपनी जगह लेने में चाइना से समर्थ हैं और चाइना को सबक सिखाने में समर्थ हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जो ये सरकार में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो वो हैं, वो सेना को रोक रहे हैं अपनी जगह, अपनी मातृभूमि वापस लेने से। क्योंकि ऐसा वो क्यों? उनको ऐसा तो ये आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए ना और उसकी ऐसा करने की सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो आपका ये जो एंटी करप्शन है ना, ये करप्शन उसकी सबसे बड़ी रीज़न है। मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिज़नेसमैन चाइना की कंपनियों में डायरेक्टर बने बैठे हैं। ये है करप्शन। पैसा लेने के चक्कर में वो देश बेच रहे हैं। देश के सारे इंटरेस्ट बेच रहे हैं। देश की सेना जो कि मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय उन्हें लगेगा चाइना को सबक सिखाने में। उनको रोक रहे हैं। तो ये जो काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ करप्शन की वजह से हो रहा है और कोई वजह इसकी हो ही नहीं सकती। पैसे के पीछे ये मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिज़नेसमैन पूरा देश बेच रहे हैं और प्रधानमंत्री को इस बारे में
बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती ये बात कि वो इतने बड़े झूठ बोले। उन्होंने हज़ारों झूठ बोले, 15 लाख का झूठ बोला, कौन-सा झूठ उन्होंने नहीं बोला। लेकिन ये झूठ कम से कम उन्हें नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे देश से सबसे बड़ा धोखा है ये सब। सर ये जानना चाहेंगे जैसे कि अभी ये कहा जाता है कि जो व्यवस्था है और सिस्टम है उसको बदलने के लिए एक जो राजनीति होती है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। तमाम पार्टियां हैं देश के अंदर चाहे आज के टाइम पे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो जो कि अब एक बड़ा विपक्ष के चेहरे में उभर के आ रहा है। लेकिन बहुजन समाज जो है वो 80% लगभग है देश के अंदर, उसके बाद भी वो शोषित होता है, उसके अधिकार मारे जाते हैं। ऐसा क्यों? मतलब 80% होने के बाद भी आज स्थिति परिस्थिति जैसे की तैसी क्यों? आप कम क्यों कर रहे हैं? आप क्या जो क्रिमिनल मीडिया है उसके बहकावे में आ गए हैं? 88% से ज़्यादा है। बहुजन समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ जो हैं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हमारे देश में 88% से ज़्यादा है, 80 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये यही तो बात है ना सारी। जो मनुवादी व्यवस्था बदलने के लिए बाबा साहब ने संविधान लाया था, इसीलिए संविधान से ये लोग बचते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, ये किसी ना किसी रूप में आरएसएस से गवर्न है। कांग्रेस पार्टी में तो आज भी जो जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी, उनके चारों तरफ जितने भी लोग हैं सबके सबके तार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए उनकी बहुत बड़ा योगदान। जो इंटरनल ब्रेक्स होते हैं ना वो कांग्रेस में लगा रखे हैं कि लीडर जो कि आरएसएस के टच में नहीं है या आरएसएस के कंट्रोल में नहीं है, उसको किस तरीके से मिसगाइड किया जाए। आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो तो हैं ही आरएसएस के ही, और बीजेपी का तो कहना ही क्या। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आरएसएस से और मनुवादी मानसिकता से जितनी ज़्यादा दूर होगी, उतनी ज़्यादा सपोर्ट हम उसे करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश को बचाना है तो नागपुर से बचाना है इस देश को। क्योंकि नागपुर ने 1000 किलोमीटर जगह देश की चाइना को दे दी। नागपुर ने इस देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया अपने कुछ मुट्ठी भर बिजनेस मैन के हवाले करके। नागपुर ने इस देश में करप्शन इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि जिसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते। आज हमारे देश का 25% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो डेट पे करने में जा रहा है, आप ये समझ लीजिए। तो इस हालत पे जो देश को बचा दिया, 25 लाख करोड़ से ज़्यादा जो ये इनके बड़े-बड़े धन्ना सेठ जो हैं, उनको 25 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन जो है इन्होंने माफ़ कर दिए हैं, या 25 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन चुरा चुके हैं। ये जहाँ हालत है। जहाँ देश के अंदर युवा बेरोज़गारी की मार झेल रहा है, तमाम बेरोज़गारी है, महँगाई है। तो तमाम सर आपने अभी जो दिल्ली में राजनीति है वो थोड़ी गरमाई भी थी। एक दिल्ली के मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ ले ली थीं, जिस चक्कर में कई लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। और उसके बाद कई बीजेपी के जो सिटिंग सांसद हैं, उन्होंने कई विवादित बयान भी दे दिए सभाएँ करके। तो क्यों इतना इम्पैक्ट पड़ा? और क्या संविधान तो पूरी आज़ादी देता है और अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को या धर्म को अपना सकते हैं, उसके बाद भी इतना विवाद क्यों? कि मैं इस बात को आज नहीं, शुरू से कहता आ रहा हूँ। इस देश में 2 ही वाद हैं, एक मनुवाद, एक अम्बेडकरवाद। तो ऊपर से चाहे प्रधानमंत्री जी, जो कि आरएसएस के ही एक वर्कर हैं, या जो भी लोग बाबा साहब की तस्वीरें लगा रहे हैं ऊपर से, क्योंकि बाबा साहब के नाम से ही बहुजनों को धोखा दिया जा सकता है और उनके वोट लिए जा सकते हैं। तो धोखा देने के लिए बाबा साहब की तस्वीर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिल में सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर किसी व्यक्ति से है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है, क्योंकि वही इस प्रकार का संविधान लाए हैं जो दुनिया का सबसे अच्छे संविधानों में से एक है। वही आर्टिकल 14 लाए हैं, उन्होंने ही मनुस्मृति जलाई थी, उन्होंने ही ये देश को, हर एक जो नागरिक है देश का मालिक है और बराबर का मालिक है और सब बराबर हैं। ये कॉन्सेप्ट लाए हैं देश में, तो इसी से तो चिढ़ है उन्हें। तो बाबा साहब की करी हुई हर एक बात फ़ोटो लगाएँगे, लेकिन उनके हर एक आदर्श को ये ख़त्म करने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं। तो ये तो प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब ने ली थी ना, और इसमें गैर कानूनी क्या है? आप ये कह सकते हैं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा ना, ये प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब ने किसी को क्रिटिसिज़्म नहीं की ना, मुझ पर
अपना अधिकार है कि मैं किसी चीज़ को मानूँ या नहीं मानूँ, मैं नहीं मानता। मनुवादियों को ये कहने का पूरा अधिकार भारत के इसी संविधान ने दिया है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, मैं बुद्ध को नहीं मानता। वो लोग ये बात कहते भी हैं, तो उनको कोई रोक-टोक नहीं है। ये भारत का संविधान है ना। भारत के संविधान ने उन्हें इतनी भी इजाज़त दी है कि वो ये भी जो कुछ लोग इकट्ठे होके ये कहना चाहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति अगर ये कहना चाहता है कि मैं ब्राह्मण की सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ और ब्राह्मणों की सेवा करते-करते ही मर जाऊँगा, उससे मेरा धर्म सफल जीवन सफल हो जाएगा। तो इस बात की भी भारत का संविधान इजाज़त देता है, लेकिन ज़ोर-ज़बरदस्ती करके कोई नहीं करा सकता। अगर किसी की मर्ज़ी है, तो वो खुशी से कहे कि हाँ, मैं मनुवाद में विश्वास करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ और मैं सेवा करते-करते मर जाऊँ, मेरा धर्म जन्म सफल हो जाए। ये पूरी इजाज़त है किसी को भी। लेकिन ये कहना किसी को कि तुम मेरी सेवा करने के लिए पैदा हुए, तुम मेरी सेवा करो और सेवा करते-करते मर जाओ, ये भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता। अपने ऊपर क्या करना है, मुझे क्या रास्ता लेना है, कानून के हिसाब से मैं कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता हूँ, कोई भी धर्म इख्तियार कर सकता हूँ और इसी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब सवाल इस बात का आता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह से, घर से या किसी भी सोसाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब उसका वहाँ दम घुट रहा हो, जब उसको वहाँ परेशानी हो। अगर ये जो मनुवादी व्यवस्था इतनी अच्छी है, तो लोग इससे निकलना क्यों चाहते हैं? अच्छी है तो सबको इसमें जॉइन करना चाहिए और जॉइन नहीं कर रहे, तो ये कोई तरीका नहीं है कि कोई अगर देश के सबसे बड़े व्यक्ति, आज़ाद भारत के जो वो राष्ट्रपिता हैं, असली राष्ट्रपिता तो वही हैं। संविधान उन्होंने लिखा है तो असली राष्ट्रपिता कौन हुआ? हम बोलते रहें किसी को कुछ भी, लेकिन असली राष्ट्र के पिता अगर कोई है तो वह सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, क्योंकि वो संविधान बनाने वाले हैं। तो अपने राष्ट्रपिता की बात ही ना करे कोई और वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम भी मेरी तरह ये कहो, मैं कहना चाहता हूँ और ये कहने से रोकना, यही दिखाता है कि ये लोग संविधान के खिलाफ हैं। ये ज़बरदस्ती मार-पीट के लोगों को मनुवाद फ़ॉलो कराना चाहते हैं, जो लोग नहीं करेंगे, किसी हालत में नहीं करेंगे, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। अंत में पराचा साहब एक सवाल और आपसे कहेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे 88% बहुजन होने के बाद भी आज उनकी व्यवस्था ढीली है देश के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? कैसे जागरूक हों लोग और कैसे उनको ताकत मिलेगी? क्योंकि जो कानून व्यवस्था है तमाम जो स्तंभ कहे जाते हैं 4 स्तंभ जो कहे जाते हैं वो चारों इस समय जो हैं वो देखा जा रहा है कि किसी न किसी दबाव में काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बहुजन समाज से? मैं देखिए, क्योंकि इतनी लंबे हज़ारों साल की साज़िश है ये, आज भी देश पूरी तरीके से कब्ज़े में है एक तरह से मनुवादियों के। तो ऐसा कोई रास्ता हम लोगों से लोग उम्मीद करते हैं कि बताएँ जो इस सब मुश्किलों के बावजूद भी, जब सभी संस्थानों पे मनुवादियों का कब्ज़ा है एक तरह से, कैसा एक रास्ता हो सकता है जो हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएँगे, एक साथ वोट देने लगेंगे, एक साथ खड़े हो जाएँगे, क्योंकि हम सब लोग मज़लूम हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ मज़लूम हैं। महिलाएँ भी, चाहे वो सो कॉल्ड अपर कास्ट की क्यों ना हो, वो भी मज़लूम हैं, मास उनके साथ भी ज़ुल्म हो रहा है। तो अगर हम सब लोग एक साथ हो जाएँगे, तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया। लेकिन मनुवादी मानसिकता के लोग तो ये नहीं होने देंगे। हर चीज़ का साम-दाम इनका तो है ही ना, येन केन प्रकारेण, ये है ना इनके मंत्र। अपनी बात करानी है, मतलब करप्ट बातें करानी है, येन केन प्रकारेण और साम-दाम दंड भेद। ये बहुत प्राउडली ये सब चीज़ें हमको बताते हैं ना, कि हम किसी काम को करने के लिए ये भी करेंगे, ये कुछ भी करेंगे। यही है ना इनकी आइडियोलॉजी। तो जब ये इस तरीके के लोग हैं, तो इनको रोकने के लिए, इनकी मानसिकता को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, पहली चीज़ कि जो भी मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति है, जिस पे शक भी हो जाए, चाहे वो बहुजन समाज से ही क्यों ना आता हो, उसको वोट देना बंद कर दें। शक की बुनियाद पे ही। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरा, कोशिश ये करें कि हम सब लोग जो प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं, वो सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, क्योंकि 10% लोगों ने 90% जो देश के एसेट्स हैं, उस पे कब्ज़ा कर रखा है।
ये 10% लोगों के हाथ से आज़ाद होगा, तो 90% लोगों में बँटेगा ही। तो इतना है भारत देश के पास कि सभी लोग खुशहाल होंगे, सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कोई किसी से लड़ेगा नहीं। सबके घर में अगर खाना चर स चर स छ सर पे छत होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा हेल्थ केयर होगा, अच्छा रोज़गार होगा, तो कोई किसी से लड़ेगा नहीं, कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं करेगा। दुश्मनी कराने वालों को निकालने के लिए ज़रूरी है कि जो मनुवादी मानसिकता के, जो इंसान को इंसान से कमतर या बढ़तर समझते हैं या जो आपस में झगड़ा कराते हैं, उनका बायकॉट करें। हर लेवल पे बायकॉट करें और इनको वोट तो कभी भी ना दें। जिस पे शक भी हो जाए उसको वोट देना बंद करें, भले किसी को भी वोट दें। ये एक मूल मंत्र है जो कि आसानी से हम अपना सकते हैं। अपने आप बहुत सारी पार्टियाँ बाहर हो जाएँगी। जो लोग जीत के आएँगे, वो तो बुनियादी तौर पे बहुजन समाज के होंगे। वो इतना अन्याय करने की उनमें उनके जीन्स में ही नहीं होती इतना अन्याय करना। तो न्याय ज़्यादा हो जाएगा और करप्शन ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा और आपको अपना चैनल जो है फिर बंद करना पड़ेगा क्योंकि करप्शन खत्म ही हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब मनुवादियों की सरकार जाएगी और बहुजन समाज की अम्बेडकरवादियों की सरकार आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया समझने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि महमूद पराचा जो हैं, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, इनकी वजह से ही आज संविधान है और संविधान ही आपको तमाम हक देता है, अधिकार देता है। तमाम जो लोग हैं, वो इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।